अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम हर ज़ाविये से। मैं हूं आपकी मेज़बान समीना राना। सबसे पहले आज के मौज़ूआत आपके साथ शेयर कर लेते हैं। कराची बल्दियाती इंतखाबात को लेकर जो सूरत हाल है वो इस वक्त ऐसी है कि जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत आमने सामने आ गए हैं। क्या मामला तूल पकड़ रहे हैं? जमात इस्लामी का ये कहना है कि हमें नंबर 1 तस्लीम किया जाए। अगर पीपल्स पार्टी हमें नंबर 1 जमात तस्लीम नहीं करती तो फिर पीपल्स पार्टी से बात नहीं हो सकती। और इसके साथ ही सिराजुल हक ने भी आसिफ जरदारी से ये मुतालिबा किया है कि आप नताइज पर नज़रसानी करें, 4-5 घंटे सोच लें, उसके बाद हमें बताएं कि क्या करना है। अब जो मामला है वो ये कि पीपल्स पार्टी ने फतह हासिल की, इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि वो बैक फुट पर क्यों है और दूसरे नंबर पर आने वाली जमात फ्रंट फुट पर आकर क्यों खेल रही है। और अभी जो करंट सिचुएशन है, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो ये हैं कि किमाड़ी दफ्तर के करीब पीटीआई पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने आ गए, मारा मारी हुई। तो ऐसे में क्या मामला तय पा सकते हैं या फिर तूल पकड़ सकते हैं? ये हमारा पहला सेगमेंट होगा। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो हिजान की सी कैफियत इख्तियार कर गई है। इमरान खान का ये कहना है कि जो हुकूमत है वो इंतखाबात अप्रैल में ही करवाएगी। किन ग्राउंड्स पर इमरान खान ये दावा कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये हुकूमत ऑक्शन से आई है, इलेक्शन से नहीं आई। पहले 35 पंक्चर और अब 35 इस्तीफे, ये खिचड़ी क्या पक रही है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी ने भी कहा है कि 10 से 15 रोज में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाएगा। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन केपी और पंजाब में इलेक्शन करवाने की तैयारी भी कर रही है, लेकिन निगरान सेटअप के हवाले से पंजाब में अभी हुकूमत और अपोजिशन में कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। तो क्या क्या ग्राउंड्स हैं इमरान खान जो इस तरह का दावा कर रहे हैं, कितनी इसमें सदाकत है और क्या हकीकत, इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद जो तीसरा और इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो हमारा मईशत के हवाले से है, जिसकी अच्छी खबरें नहीं आ रही और ऐसे में गवर्नर स्टेट बैंक ने यह कहा है कि अगले हफ्ते से डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। ये दावा उन्होंने किया है। तो क्या इसके बाद हम कह सकते हैं कि मईशत में कुछ बेहतरी आएगी, कुछ अच्छी खबरें आएंगी। लेकिन साथ ही सनतकारों ने यह भी कहा है कि अगर मौशी हालात बेहतर नहीं हुए तो फिर हंगामे फूट सकते हैं मार्च में। और एक अच्छी खबर जिसको हम डिस्कस करेंगे कि इससे क्या अच्छे नतीजे आ सकते हैं, वो पाकिस्तान और रूस के दरमियान ऑयल और एलएनजी सेक्टर में $3 अरब के मुआहिदे होने का इम्कान है। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाती चलूं। मेरे साथ प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं सज्जाद मीर साहब, सीनियर एनालिस्ट, सना मिर्जा एंकर पर्सन और सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। मोना आलम एंकर पर्सन और सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ तशरीफ रखती हैं। डॉक्टर इरफान कराची स्टूडियो से सीनियर एनालिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मीर साहब आपकी तरफ आऊंगी। बल्दियाती इंतखाबात में हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत आमने सामने आ गई है, सूरत हाल बिगड़ रही है। आप क्या समझते हैं, मामला तय पा सकते हैं या फिर तूल पकड़ सकते हैं? नहीं जी, मामला तय पा जाएंगे, इसकी तय पा जाएंगे कि आगे पीछे होने का मसला नहीं है, 1-2 सीटों का ही मसला है ना जी। अगर पीपल्स पार्टी अब इसको अपनी बहुत बड़ी फतह समझती, उनकी फतह होनी समझना चाहिए उन्हें, क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी कराची में जीत नहीं पाई। अगरचे आज शर्जील मेमन, निसार खोड़ो भी मैदान में उतरे हैं और बड़े मजेदार तरीके से दावे कर रहे हैं, लेकिन सईद गनी और वो लोग जो कि डील कर रहे हैं, अमदाद अली शाह खुद वजीर आला, वो लगता है कि जमात इस्लामी को एक तरह का अफवाह तफहीम ही चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि डूबी हुई तहजीबें उबरा नहीं करती आसानी के साथ, और ये तारीख का सबक है। इस तरह जैसे कहा जाता है कि डूबे हुए अखबार जो दोबारा रिवायत नहीं हुआ करते, इस तरह ये समझा जाता है कि एक जमात जो ख़त्म हो जाए दोबारा आया नहीं करती। कराची में यही रखता था कि जमात इस्लामी हमेशा के लिए चली गई है, लेकिन जमात इस्लामी जो कि वहाँ की ट्रेडिशनल जमात है, उसने एक तरह से पाकिस्तान बनने के बाद मुस्लिम लीग की लेगेसी को संभाला था, और उन्हीं नज़रियात के साथ, उन्हीं अकायद के साथ, उसी मज़ाहब के साथ वहाँ की उसी आबादी को लेकर कैटर किया था और आगे बढ़ती गई थी। यूपी ने आके उनका मैंडेट तकसीम किया और उसके बाद सारी कहानी में बार बार सुना चुका हूँ, बार बार सुनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो ओरिजिनल जमात थी, लोग उससे हट के गए क्यों? उन्होंने कहा कि हमने बड़ा नजरियाती मार खाई, मादे मिलत का साथ दिया, ये किया वो किया, लेकिन हमेशा तनहा रह जाते हैं। मुल्क एक तरफ होता है, हम जमहूरियत की खातिर दूसरी तरफ होते हैं, चलो अब अपने हकूक की बात करो। और वो जब बात शुरू हुई एमटीएम के नाम पर, कुछ टेरर था, कुछ खौफ था, कुछ डर था, कुछ सचमुच उनकी कुव्वत थी, कुछ सचमुच ये ख्याल था कि हमारी आवाज कौन बनेगा, वो पार्टी ले गई। फिर कहाँ पीपल्स पार्टी तो ना 70 में थी, ना 77 में थी, ना उसके बाद कभी आई। अब ये सूरत पैदा हुई कि पहली बार, उसकी वजह कुछ भी हो, पीपल्स पार्टी ने कुछ ग्राउंड पकड़ी थी। अब उसका ख्याल ये है कि अब कोई दूसरा उनका राइवल पैदा ना हो। लेकिन जमात इस्लामी, आज शर्जील पूछते थे जमात इस्लामी ने क्या काम किया कि जी वो रिवाइव करती, उनको तो पैसे मिले होंगे। देखो फजूल बातें नहीं करें आप लोग।
वो ओरिजिनल जमात है कराची की। जिस तरह एमकेएम को अपना क्लेम कर सकती है, उससे भी पहले जमात इस्लामी कर सकती है, एक इलाके में जेयूपी कर सकती थी। पीपल्स पार्टी तो कभी महाजर एरिया में आई नहीं। मेमन आबादी ने कुछ थोड़ा सा हिस्सा उनका साथ दिया है, या कुछ पंजाबी फैक्टर भी था जो काम करता था, वरना सिंधी आबादी और वही केवाड़ी लियारी के लोग जो थे उनके साथ हुआ करते। इस पूरी सूरत हाल में मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को यहाँ जमात इस्लामी के साथ अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगी, और यहाँ जमात इस्लामी ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगी पीटीआई के साथ। माजी में उन्होंने उनका साथ दिया था, काम किया था और फ्रंटियर की हुकूमत में, लेकिन आजकल उनके लीडर जो हैं, लीडरशिप जो है, वो कोई पीटीआई के बारे में ज्यादा पॉजिटिव बातें नहीं कर रहे। देखिए क्या शक्ल बनती है, एक मकामी मसला है और मकामी तौर पर ही तय होना चाहिए। सही, ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। सना, आप क्या समझती हैं, इस मामले का हल निकल पाएगा या फिर मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जो करंट सिचुएशन है? देखिए समीना, मेरा ख्याल है कि मामले को हल तो करना पड़ेगा, चाहे आप चाहते हो या ना चाहते हो। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके लिए बड़ी लंबी प्लानिंग की थी और ये तकरीबन 2-2.5 साल की उनकी मेहनत है, जिसमें उनकी कोशिश थी कि एमक्यूएम को किसी तरह वहां से हटाया जाए। लेकिन जिस तरीके से जमात इस्लामी का री इमर्ज हुआ है, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। और कम से कम ये वो मैसेज है जो कि अर्बन सिंध के लोगों की तरफ से और स्पेशली कराची के लोगों की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया गया है कि देखिए, अगर हम एमक्यूएम को वोट नहीं देंगे, एमक्यूएम लंदन हो या पाकिस्तान हो, अगर हम उन्हें वोट नहीं देंगे तो हम कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी वोट नहीं देंगे। उन्होंने उनके बजाय सेकंड चॉइस जमात इस्लामी को प्रेफर किया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी किया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा तमाचा है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंह पर भी लगा है और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंह पर भी लगा है। अब जो भी कह लें आप, इन्होंने टेम्परिंग तो की है और ये जाहिर सी बात है कि हम उस पूरे दिन जो इलेक्शन हुए, मेरे हिसाब से उस इलेक्शन को इलेक्शन नहीं कहना चाहिए। 2018 के जो इलेक्शन थे उसकी एक्शन रीप्ले था मेरी नजर में। और जिस तरीके से उन्होंने टेम्परिंग की, मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी की जो बात है वो दुरुस्त है और एमक्यूएम भी इसी वजह से अपना दामन बचाकर निकल गई, क्योंकि वो भी जानते थे कि कराची के लोगों ने उनको रिजेक्ट करना है। कई साल कई मौके मिले, लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ही अपने मफादात जो है उसके लिए तो सियासत करती रही, लेकिन कराची के लोगों के लिए सियासत नहीं कर सकी। तो इस एक इलेक्शन में हमने कम से कम सिंध और स्पेशली अर्बन सिंध की फील्ड देखी है। जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर भी और कराची में भी हमने देखा कि एक तो वोटर निकले नहीं और जो निकले उन्होंने इन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को रिजेक्ट किया। जमात इस्लामी को मेरा ख्याल है उनका हक मिलना चाहिए। कई साल बाद निमतुल्ला खान साहब के बाद एक मरतबा फिर उन्हें मौका मिला है, उनको डिलीवर करने दिया जाए। माजी उनका जो भी रहा हो, लेकिन उनका तर्ज सियासत कम से कम ट्रांसपेरेंट है, उसूलों के ऊपर सियासत करते हैं और अगर उनको मौका मिल रहा है तो उनको आगे मौका देना भी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाफिज नईम साहब ने बहुत काम किया है पिछले 8-10 साल। वो कराची में मुख्तलिफ इशूज के ऊपर तनहा आवाज उठाते रहे और मेरा ख्याल है ऐसे मौके भी हमने टेलीविजन पर देखे हैं कि एक तरफ एमक्यूएम पूरी खड़ी होकर किसी इशू पर बात कर रही होती थी और जमात इस्लामी की तरफ से मेनली सिर्फ हाफिज नईम और रहमान साहब बात कर रहे होते थे। तो मेरा ख्याल है कि वो डिजर्व करते हैं कि जितनी एफर्ट उन्होंने की है उनको एक मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें ये बात इंपॉर्टेंट जरूर है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रेफर करेगी इत्तेहाद के लिए, बजाय इसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद किया जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर बात करना चाहेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जमात इस्लामी मेयरशिप के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करेगी। लेकिन क्योंकि इस मर्तबा जमात इस्लामी इस हवाले से बड़ी रिजिड है कि जो मेयरशिप है वो जमात इस्लामी के ही हक में आए। ठीक ठीक सना, आपका जवाब आ गया। मोना, आप क्या समझती हैं, जमात इस्लामी अगर डिजर्व करती है और बड़ी मेहनत की है तो जो पॉइंट्स वो सामने रख रहे हैं, जो मुतालिबात पीपल्स पार्टी के सामने अब रख रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी के लिए आसान है इन तमाम मुतालिबात को मानना और उनको नंबर 1 तस्लीम भी करना और फिर इस मामले का हल भी निकालना? देखिए, मुझे लगता है ये नागुज़ीर हो जाएगा और अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी को गालिबन जैसे पीपल्स पार्टी अभी भी बैकफुट पे नजर आ रही है, शायद उनको मजीद जाना पड़े और इसके अलावा कोई और वे आउट नजर नहीं आ रहा। ये बात बिल्कुल सही है कि जमाते इस्लामी ने एक परसिस्टेंट पॉलिटिक्स की है और कराची में बिलखुसूस मतलब वो एक इश्यूज के ऊपर अपनी आवाज परसिस्टेंट होकर और कंसिस्टेंट होकर उठाते रहे हैं। उन्होंने ये फिक्र नहीं की कि इसके बदले उनको क्या रिटर्न्स या क्या नताइज मिलेंगे। कोई इलेक्शन नहीं हुआ करता था। लोड शेडिंग के मामलात पे मुझे याद है जमाते इस्लामी आगे आगे पेश रहते थे। सबसे ज्यादा एहतजाज उन्होंने किया, जबकि पीपल्स पार्टी और पीटीआई तो आपस में यही लड़ते रह गए कि जी ये वफाक का मामला है या ये सूबाई मामला है। तो और दूसरी तरफ जमाते इस्लामी बिल्कुल इस मामले को कंसिस्टेंटली लेकर चलते रहे। स्ट्रीट क्राइम्स के वाकयात पे भी उन्होंने बहुत आवाज उठाई और बहुत, इसमें कोई शक नहीं,
उन्होंने कराची में बगैर अपने किसी गर्ज के जो भी इशू आया उसके ऊपर उन्होंने आवाज उठाई, और ये बात सराहना चाहिए। और अगर इतने सालों बाद एक रिटर्न या एक रिवाइवल हमें जमाते इस्लामी की वोटर बेस का कराची में नजर आता है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जमाते इस्लामी की तो जो रूट्स हैं वो कराची से लगती हैं। जैसे एमक्यूएम को हम तमाम मुंसलिक करते हैं अर्बन सिंध से या कराची से, उसी तरह से जमाते इस्लामी को भी अगर वहीं से मुंसलिक करें तो बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा, उनकी तमाम बेसिस अर्बन सिंध से और कराची से लगती हैं। और ये अगर जमात आती है या सामने आती है तो इसमें कोई शक नहीं कि वो कोर इशूज को एड्रेस कर पाएंगे। कराची के जो हालात हैं, मैं इतना जानती जरूर हूँ कि जो कराची में लोग रहते हैं उनके लिए कुछ कैफियत मुख्तलिफ होती है पीपल्स पार्टी के हवाले से। उसका रीजन ये है कि पीपल्स पार्टी, जो लोग कराची में नहीं रहते हैं, मैं चूंकि कराची में रही हूँ, मैंने अपनी जिंदगी का बेशतर अक्सर और बेशतर हिस्सा कराची में गुजारा है, मैं वहीं पैदा हुई हूँ, तो इसलिए मुझे ये बात पता है कि जो लोग कराची में रहते हैं उनके दिलों में रिजेंटमेंट है पीपल्स पार्टी को लेकर, और उनको ये लगता है कि वाकईतन जितने अरसे गुजरे, जितना टाइम गुजरा, पीपल्स पार्टी ने उनके जो एक्चुअल कभी भी जो इश्यूज है उनकी नुमाइंदगी नहीं की, और इसी वजह से जो एक वैक्यूम है सियासी तौर पर जो खला है, कभी उसको पीटीआई ने पूरा किया, कभी कराची के लोग पीटीआई की तरफ देखते हुए नजर आए, इस दफा कराची के लोग जमाते इस्लामी की तरफ देख रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पीटीआई ने भी उनको मायूस किया है, जैसे कि पीपल्स पार्टी से वो साल से। ये बात दिल में पीपल्स पार्टी भी जानते हैं और इससे बिल्कुल बावर है, और यही वजह है कि इस वक्त जो आपने शुरू में बात की ना, वो बहुत सही थी और बहुत वजह था वो एनालिसिस, कि पीपल्स पार्टी फर्स्ट आने के बावजूद भी अब तक के नताइज के हवाले से ये सोचने की बात है कि ये बैकफुट पर क्यों है, और ये जो सेकंड आने वाली जमात है उनके आप कह रहे हैं कि जी हमसे कोई मिलाप कर लें, कोई हमें कंसिडर कर लें। उसकी वजह ये है कि उनको पता है कि उनका जो मेरिट है या उनकी जो एक जेन्युइन है इस पूरी चीज में, वो 100% नहीं है, और इसी वजह से वो जमात इस्लामी की तरफ देख रहे हैं। मुझे लगता है बिल्कुल उनको तस्लीम करना चाहिए, और सही बात है, उनको मौका मिलना चाहिए। वो कराची के मसलों को बेहतर समझते हैं, उन्होंने बगैर किसी कर्ज के कराची के लिए हमेशा आवाज उठाई है, मौका जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने अभी अभी उनको मौके मिले हैं। पीपल्स पार्टी की तो अभी भी एज वी स्पीक मत है, सिंध में बीआरटी अब आ रही है जाकर सालों बाद, पंजाब में कब की आ गई है, इस्लामाबाद में कब की आ गई है, पेशावर जो उनको जंगला बस कहते थे वो लोग भी ले आए हैं। पीपल्स पार्टी सबसे आखिर में सिंध में अपने शहर में ये चीज लाए हैं, तो ये सोचने की बातें हैं सारी। ठीक मोना, आपका जवाब आ गया। डॉक्टर इरफान, आप क्या तज़किया रखते हैं इस मामले पर? जी देखिए, सबसे पहले तो जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए कि कराची शहर को तब्दीली की ज़रूरत है। कराची शहर में एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और फिर पीटीआई का जो पिछला एक वक्त गुजरा है, गवर्नर उनके यहाँ बैठे रहे, बाकी उनके एमपीएज रहे, तो कराची को बड़ा मायूस किया गया तमाम फैक्टर्स की तरफ से। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हाफिज़ नईमुर रहमान के हवाले से मैं पिछले कई दिनों से कराची में हूँ, मैंने अपने टीवी के लिए भी शोज़ किए, तो मैंने देखा कि लोगों में एक होप है, लोग चाहते हैं कि एक नया बंदा सामने आए और वो चीज़ों को बेहतर करे, और उसका रिज़ल्ट भी आपने देखा कराची डिवीज़न में जिस तरह लोगों ने जमात इस्लामी को वोट दिया। मेरा ख्याल है यहाँ बात जमात से भी हट के लोग ये देख रहे हैं कि करैक्टर क्या है, कौन कराची के लिए बात करेगा, किसने कराची के इशूज़ को सिंसियरली आज तक टेकअप किया है। तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ जो अब आगे जाके जो अलायंस बनेगा उसमें पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वो जमात इस्लामी को कन्विंस करे और मेयरशिप जो वो पीपी ले ले, और उसके बाद डिप्टी मेयर जो या उसके बाद की जो बाकी रिज़र्व सीटें हैं उनके ऊपर वो इनको फैसिलिटेट करें जमात इस्लामी को। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जमात इस्लामी के पास इस वक्त डू और डाई की सिचुएशन है। अगर जमात इस्लामी कराची को रिक्लेम करना चाहती है, कराची के ऊपर अपना कंट्रोल और कराची के लिए कुछ करना चाहती है, तो उनके पास इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है कि उनकी और पीटीआई की सीटें मिला के जो नंबर रिक्वायर्ड है वो पूरा हो रहा है, और वो आसानी से बना सकते हैं और उन्हें बनाना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी को भी ये ज़ाहिर नज़र आ रहा है, इसलिए पीपल्स पार्टी इस वक्त भी इस कोशिश में है कि वो जमात इस्लामी को लेकर थोड़ा सा अपना रवैया नरम किए हुए ताकि किसी तरह जमात इस्लामी उनके साथ आए। बाकी पीटीआई तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के साथ नहीं मिलेगी। जो यहाँ की ग्राउंड सिचुएशन है उसमें एक ही ऑप्शन है, अगर कराची को इन्होंने बनाना है, बेहतर करना है, तो इस वक्त पीटीआई और जेआई को इकट्ठे होना होगा, और उसके बाद जो अगला मरहला वो चीज़ों की तरफ जाएंगे। और आखिरी बात मैं ये करूँगा कि जो इलेक्शन डे था उसके ऊपर जो चीज़ें हुई, फिर जिस तरह इंतखाबात के नताइज डिले हुए,
तो उसमें जमात इस्लामी का मौक़िफ़ तकरीबन दुरुस्त है कि कई ऐसी जगहों पे ऑफ द रिकॉर्ड भी लोगों ने बताया कि जहाँ पे चीज़ों के ऊपर रद्द-बदल हुई है। उसकी एक वजह है क्योंकि पीपल्स पार्टी का कराची में एक होल्ड है, जितने आपके आरओज़ हैं, बाकी लोग हैं, जो अमला वहाँ बैठा हुआ है, बहुत सारा इन्फ्लुएंस पे पीपल्स पार्टी अपना रखती है और उसका ये नतीजा है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा सीटें ली हैं। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी का मेरा तजिया भी यही है कि इस दफ़ा जमात इस्लामी का ही मेयर आएगा, क्योंकि कराची की ज़रूरत है और तमाम स्टेक होल्डर्स को भी इसके ऊपर आगे आके मेरा ख्याल है उनका साथ देना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट भी आ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करनी है मुझे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि खान साहब ये कह रहे हैं हुकूमत मजबूर हो जाएगी अप्रैल में आम इंतखाबात करवाने पर। ये कैसे होगा? ब्रेक के बाद तजिया। साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। सना, आपसे मेरा दूसरा सवाल है। इमरान खान के दावा कर रहे हैं कि हुकूमत अप्रैल 2023 में इंतखाबात करवाने पर मजबूर हो जाएगी। आप क्या समझती हैं, ये दावा दुरुस्त है खान साहब का? देखिए, मेरा ख्याल है खान साहब के दावे जो है वो खान साहब ज्यादा बेहतर उसके बारे में हमें बता सकते हैं, क्योंकि खान साहब के दावे मौसमों के साथ साथ बदलते रहते हैं। अभी कुछ वक्त पहले तक वो ये कह रहे थे कि मैं मार्च अप्रैल में इंतखाबात देख रहा हूँ, फिर उन्होंने उसके कुछ ही रोज बाद ये स्टेटमेंट दिया था कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इंतखाबात ज्यादा प्रोलॉन्ग भी हो सकते हैं। और अब फिर कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने 2 असेंबलियां डिसॉल्व की हैं तो वो ये कह रहे हैं कि जी वो अगले अप्रैल मई में इंतखाबात देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये क्रूशली ये भी देखना चाहिए कि 2 असेंबलियां उन्होंने डिसॉल्व कर दी, उसके बाद पहले उन्होंने ये कहा कि हम इन असेंबलियों में बैठेंगे नहीं, लेकिन फिर अब जब उन्होंने फवाद चौधरी साहब के जरिए ये कहलवाया कि हम इन असेंबलियों में जाना चाहते हैं, पार्लिमानी लीडर से लेके अपोजिशन लीडर और इसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप जब उन्होंने मांगी, तो अगले हाथ से ही जो हमारे स्पीकर साहब थे उन्होंने 35 लोगों के इस्तीफों के अप्रूवल्स उनको थमा दिए, जो बाद में पता चला कि पहले से मंजूर करके रखे गए थे और बड़े प्लानिंग के जरिए उन सिलेक्टेड लोगों के इस्तीफे मंजूर किए गए जिनसे खुद पीडीएम खुद गेन करना चाहती थी। अब देखना यह है कि खान साहब की स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ से एक्शन और दूसरी तरफ से रिएक्शन हो रहा है। कल मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि बड़ी गंदी पॉलिटिक्स इस वक्त खेली जा रही है, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त दूसरी तरफ के सियासतदान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्ज सियासत के कायल हो गए और उन्हीं की तरीके से सियासत कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल यह है कि खान साहब अगर ये कहते भी हैं तो ये बयानिया दुरुस्त नहीं हो सकता। उसकी वजह प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है, क्योंकि आपने अगले सेगमेंट में इकोनॉमी के ऊपर भी बात करनी है। वर्ल्ड बैंक ने तकरीबन 1 अरब डॉलर की हमें किस्त देनी थी, वो कर्जा हमें नहीं मिल सका। हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो नीचे से नीचे 4 अरब डॉलर के करीब वो आ चुके हैं। गवर्नर स्टेट बैंक को आज जो ताजिर है उनको कहना पड़ा कि जी खुदारा हम हालात सुधारें। मतलब कहने का मेरा मकसद ये है कि इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है वही ये डिजर्व नहीं करती है कि हम इलेक्शन में जाएं। फिर ये कि सूबाई असेंबलियों के आप ऑलरेडी दोनों असेंबलियों को डिसॉल्व कर चुके हैं, उनके लिए भी इलेक्शन कमीशन प्रिपरेशन कर रहा है। फिर आपने सेंसस करवाने हैं, आपने डीलिमिटेशन करवानी है, आपने एक कराची और सिंध का बल्दियाती इंतखाब खोला है, तो उसमें लातादाद मसाइल निकल आए, आपको पता चल गया है आप कितने पानी में खड़े। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पूरे मुल्क में इस वक्त किस तरीके से इंतखाबात करवाएंगे? आपके पास अभी तक ना सेटअप बना है, ना सिस्टम सेट हुआ है, आप आखिर किस तरीके से इलेक्शन में जा सकते हैं? मरियम साहिबा तकरीबन हफ्ता 10 दिन बाद पाकिस्तान वापस आ रही हैं। बड़ी उन्होंने कर्म किया कि पाकिस्तान वापस आकर लोगों से बात कर सके। पूरी पंजाब असेंबली तहस नहस हो गई, लेकिन ना नवाज शरीफ साहब ने पहुंचने की और आने की जहमत की, ना ही मरियम साहिबा आई। हमजा साहब पहले ही नाराज होकर जा चुके हैं जब उनको सीएमशिप से हटाया गया। तो इस वक्त जो खिचड़ी है नजर कुछ नहीं आता। बाहर ये लगता जरूर है कि पॉलिटिक्स और इलेक्शन का मौसम है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जब तक हमारे अगले चंद माह गुजरेंगे और हम बजट की तरफ जाएंगे और कुछ अच्छी बरात अवाम तक हम कन्वे कर सकेंगे, जब तक हमें कर्ज नहीं मिल पाते दूसरे ममालिक और इदारों से, तब तक मेरा ख्याल है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन फेज में नहीं आएगी। सिर्फ खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन मोड में है। इसके अलावा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक जब तक कुछ अवाम को देंगी नहीं, तब तक वो अवाम के सामने कुछ बयानियां लेकर जाने की पोजीशन में नहीं होंगी। ठीक, सना आपका जवाब आ गया। मोना, आप क्या समझती हैं, खान साहब किन ग्राउंड्स पर ये दावा कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअली बात ये है कि इतना तो मानना पड़ेगा कि ये एक ऐसी चीज है जिसपे इमरान खान साहब ने यू टर्न नहीं लिया। उन्होंने कहा था कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलीज को डिसॉल्व करेंगे और वो पूरा किया उन्होंने, वो अपनी बात उन्होंने पूरी की। मतलब इससे पहले तो हर बात के ऊपर एक यू टर्न करके नई स्ट्रेटेजी आ जाती थी, इस बात के ऊपर यू टर्न नहीं हुआ। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि किसी तरह से इलेक्शंस को पुश करें, जनरल इलेक्शंस को पुश करें, क्योंकि बड़ी ऑब्वियस बात है पंजाब और केपी में अगर दोबारा इलेक्शंस हो जाएं, जैसे कि शुरू में बात की जा रही थी कि जी अगर आप ऐसा कर भी देते हैं तो सिर्फ 2 असेंबलीज के हम इलेक्शंस दोबारा करेंगे,
इन दैट केस पीटीआई को मिलेगा क्या? ये हम तमाम को बड़ी बेसिक एक लॉजिकल बात है सोचनी चाहिए। केपी में तो पहली उनकी गवर्नमेंट है, पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट है, हाँ, लेकिन पीएमएलक्यू की सीट्स का उनको सहारा हासिल है, जिसकी वजह से उनके वजीर आला बनाए गए। तो क्या होगा कि हाँ, ये शायद हो सकता है कि अगले इलेक्शन में अगर वो इससे भारी, उनका फायदा किस सूरत होगा कि अगर इससे भारी नंबर लेके आ जाएं और पीएमएलक्यू के बगैर वो अपनी हुकूमत बना ले, सिर्फ इस सूरत में पीटीआई का फायदा होगा। वरना अगर आप बाय एंड लार्ज देखें तो उनका कोई फायदा नहीं है। ये नशिस्तें या ये असेंबलीज तो ऑलरेडी उनके पास थी, उनको यहाँ पर इलेक्शन कराने का कोई फायदा नहीं है। फायदा उनका उसी सूरत होगा कि अगर जनरल इलेक्शन को वो लोग आगे कर पाए। अक्टूबर की तारीख हुकूमत बार बार दे रही है, अक्टूबर 2023 इसी साल, लेकिन पीटीआई के हक में क्या होगा, क्योंकि उनका पिछला कोई भी जो वो क्लेम करते रहे हैं, कोई भी चीज उनकी पूरी नहीं हुई। चाहे वो ये चीज हो कि जी ये हुकूमत चली जाएगी, खान साहब ने जो हुकूमत अपनी जाने के बाद नई नई तारीखें दी, उन्होंने हर माह कहा कि इस महीने चले जाएंगे, शेख रशीद साहब के थ्रू भी तारीखें दिलवाई गई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कोई पूरी नहीं हुई। उन्होंने इस्लामाबाद आना था, वो ना आ पाए। फिर ठीक है, उनके ऊपर बदकिस्मत बहुत कातिलाना हमला भी हुआ, लेकिन जब वो सेहतयाब हुए हमें लग रहा था कि शायद बहुत जल्द वो कोई बात शुरू करेंगे, अपनी कोई मार्च दोबारा शुरू करेंगे, वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी कोई बात है कि मतलब इमरान खान साहब की कोई भी चीज जो है वो पूरी नहीं हो पाई, सिवाय इस एक बात के कि उन्होंने दोनों असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया है। अब उनकी फेस सेविंग और उनको पॉलिटिकल तौर पर जो एक अपलिफ्टिंग है वो उसी सूरत में मिल सकती है कि अगर वो अक्टूबर से पहले, कभी भी अक्टूबर से पहले, वो मई भी हो सकता है, जुलाई, अप्रैल, कुछ भी हो सकता है, अक्टूबर से पहले अगर वो इलेक्शन करवा लेंगे तो ये उनके लिए बहुत बड़ी एक सियासी तौर पर फेस सेविंग होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हुकूमत और उनकी अपनी जो जमातें हैं वो शायद इस वक्त इलेक्शन में जाने के मोड में नहीं है, वो तितर बितर हैं, उनके अपने अंदर से बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। बाय द वे, एक और बात है जो कि पीटीआई को सोचनी चाहिए कि इस वक्त वो भी शायद, उनका कॉन्फिडेंस अपनी जगह, लेकिन इस वक्त वो भी शायद, वो इस वक्त पॉपुलैरिटी बेस पर भी गामजन है, लेकिन उनकी अपने पार्टी के अंदर भी इतनी चिपकलिश है कि शायद वो लोग भी इस वक्त इलेक्शन में जाने के फौरी तौर पर मोड में नहीं है। इसका जीता जागता सबूत इनको कराची के में मिला है। दूर दूर तक ये लोग जमाते इस्लामी फार थर्ड है इस वक्त पीटीआई, अभी तक के नताइज के हिसाब से। जितनी मर्जी आप धांधली की बात कर ले, लेकिन आपको अपने अंदर भी झांकना होगा। ये लोग इलेक्शन की तरफ जाने के मोड में नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो माशी सूरत हाल पाकिस्तान की बन गई है, शायद हमारे मुल्क में जो असल फैसला करने वाले लोग हैं, मे बी वो आगे जाकर हमारे लेंडर्स को ये बात बोलें कि भाई थोड़ा सा हमारे ऊपर थोड़ा सा रहम करें। इस वक्त हमारे पास कोई पक्की गवर्नमेंट नहीं है, हमें इलेक्शंस में जाने दें, मैंडेट लेकर नई हुकूमत आएगी, फिर आप मुआशी हालात को आगे लेकर चले, तब तक हमें 3-4 माह के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन दे दें और हम हमारे ऊपर रहम कर लें। ठीक मोना, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? जी देखिए, जिस तरह खान साहब को एक उम्मीद है कि शायद इंतखाबात मुल्क में जल्द हो जाएंगे, ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मेरा ज़ाती ख्याल भी यही है कि मुल्क में फौरी तौर पे इस तरह के कोई इम्कानात नहीं है कि कौमी असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी। पिछले दिनों ये बात चलाई गई जब पंजाब में असम्बली तहलील हुई, तो ये कहा गया कि जी अब फेडरल से भी ये चीज़ें होंगी और हम जल्द नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। अमली तौर पर बहुत सारे इशूज़ हैं, इकॉनमी सबसे बड़ा मसला है जिसके ऊपर सब बात कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में एक जो अभी पीटीआई के रवैये में थोड़ी सी लचक नज़र आ रही है डेट्स के ऊपर। कल शेख रशीद साहब ने भी कहा कि हम अप्रैल तक, उन्होंने कहा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नए इंतखाबात का शेड्यूल आ जाएगा। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब एक बैकडोर चैनल पे जो चीज़ें कहीं थोड़ी बहुत चल रही थी वो दोबारा से इनिशिएट होंगी और एक ग्रैंड डायलॉग की तरफ बात जाएगी, जिसमें अब अक्टूबर से पहले का कोई टाइम आएगा इंतखाबात के लिए। ये लाजिम नहीं है कि इलेक्शन तो अक्टूबर तक ही जाएं, उससे पहले होंगे। बट ये बीच में जो बजट आ रहा है, ये बेसिकली एक मामला है जिसके ऊपर काम हो रहा है कि क्या बजट को गुजारा जाए, तो कैसे गुजारा जाए, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट की भी कोई ऐसी पोजीशन तो आइडियल नहीं है ना। सिर्फ इससे ये कह देना कि ये पब्लिक को रिलीफ नहीं दे पा रहे तो इस वजह से इनका रहना ज़रूरी है। दूसरी तरफ जो आवाम के इशूज़ हैं उनको हल करने के लिए भी बड़े संजीदा नोट पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो इस वजह से मेरा ये ख्याल है कि ये अगले जो 20 से 25 दिन हैं ये इस हवाले से बड़े अहम हैं। इनके अंदर एक बैकडोर वर्किंग हो रही है, उसके नताइज सामने आएंगे। एक नेशनल ग्रैंड डायलॉग मुझे लग रहा है कि शुरू होगा, उसमें पीटीआई के लोग भी बैठेंगे, गवर्नमेंट भी बैठेगी और बाकी स्टेक होल्डर्स भी होंगे और उसमें एक ऐसा वे आउट निकलेगा जो सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा। अदरवाइज़ इस तरह की जो एक सिचुएशन है कशमकश की,
हर कोई अपनी तरफ चीज़ें खींच रहा है। तो ऐसे में तो अगर इंतखाबात चाहे 2 माह बाद हों या अक्टूबर में हों, हम आगे फ्यूचर तो कहीं किसी चीज़ का नहीं है। सबको एक डिसीजन पे आएंगे जिसके बाद जो नताइज आएँ वो सबके लिए एक्सेप्टेबल होंगे, उस तरफ चीज़ें जा रही हैं। और ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि अगले 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर आप देखेंगी कि ये चीज़ें प्रॉपरली आ जाएंगी सामने और एक बड़ा क्लियर नक्शा सामने आ जाएगा कि इंतखाबात किस महीने में होने जा रहे हैं। ठीक, डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। मीर साहब, हम सब यही बात करते हैं कि मसाइल का हल तो नो डाउट आम इंतखाबात में ही है। खान साहब कह रहे हैं कि अप्रैल में हुकूमत मजबूर हो जाएगी। आप क्या समझते हैं कोई ऐसा माहौल बनता दिखाई दे रहा है? हमारे अल्लामा इकबाल साहब ने एक टर्म इस्तेमाल की थी, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। उसकी बहुत तफसीरें और बहुत तशरीहें हुई और बहुत से मफहूम निकाले गए और उसको एक ओरिजिनल थॉट के तौर पर पेश किया गया। लेकिन लगता है कि आज के हमारे जो मुदब्बर इमरान खान हैं वो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी या रूहानी जमहूरियत का कुछ और ही मतलब समझे, और वो पता नहीं उनको ख्वाब आते हैं या उनको कोई ख्वाब दे के बताता है। मैं नहीं कहता कि उनकी बेगम बताती हैं, कौन बताता है, पता नहीं कहाँ से ये अंदाजे लगा लेते हैं कि अप्रैल में ये होगा, फिर कहते हैं दिसंबर में ये होगा, मैं लड़ूंगा, 10 महीने भी लड़ूंगा। इमरान ने एक बार कहा था कि अगर नेपोलियन और हिटलर यू टर्न ले लेते, जब उसने यू टर्न की तशरीह की थी और उसकी जवाब पेश किया था, तो उनके साथ अंजाम वो ना होता जो हुआ है। बेहतर है ये भी कोई यू टर्न ले लें। और इस तरह की बात करने लगे थे वो असेंबलियों में जाने की, लेकिन उस यू टर्न का जो अंजाम निकला वो सामने आ गया आपके। देखिए ये जो गिमिक्स हो रहे हैं ना, ये खेल खेला जा रहा है। उधर भी सियासतदान बैठे हुए, इधर सियासतदान बैठे हुए हैं। किसी ने कहा था कि इनको कोई गालिबन इनकी स्ट्रेटजी को तैयार कर रहा है और बड़ी जहानत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी हो सकता है। मैं नहीं कहता कि नहीं हो सकता है, ये कर रहा होगा, लेकिन ये भी बात हो सकती है कि इन्हें एंगेज रखा जा रहा हो। यानी ये भी एक हिकमत अमली हुआ करती है अदारों की, जिसे हम अदारे कहते हैं, उनकी एक हिकमत अमली हुआ करती है कि आदमी भाग ना जाए, प्रॉब्लम पैदा ना करे, इससे एंगेज रखो। और इस वक्त उन्हें डर है कि मार्च अप्रैल से पहले अगर कुछ ना नक्शा बना, ख्वाहिश उनकी यही होगी, नक्शा ना बना तो शायद वो नाअहल ना हो जाए, या नाअहली का प्रोसेस ना शुरू हो जाए, या शायद वो जेल में ना चले जाए। शायद सूरत ऐसी बन जाए कि वो इलेक्शन के अरीना से बाहर निकल जाए। शायद इस खुशफहमी की बुनियाद पर, इस ख्वाबों के देखने के बाद, वरना क्या क्या ख्वाब है जो फवाद चौधरी या ये सारे लोग देखते रहते हैं और बयान करते रहते हैं, जिसका कोई तज्जिया अगर आप करने बैठे तो उसको नहीं होता। और रह गई ये कोई आरफ अलवी कुछ करेंगे या मैं आरफ अलवी के ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं वो, और इसका उन्होंने पहले अपने इंटरव्यू में ऐलान भी किया था कि पहला आदमी था जिन्होंने उन्हें प्रोजेक्ट किया था। लेकिन ये बात यह है कि वो नहीं कोई रोल प्ले कर सकते। इमरान वो चाहते ये हैं हुब्बुल वतनी के तहत कुछ करें, लेकिन इमरान के सामने मुश्किल से मुझे लगता है कि उनकी चलती हो। वो पार्टी को तो रखना चाहते हैं, लेकिन ये उनके बस में कि वो कुछ कर सकें। ठीक, मीर साहब आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करनी है मुझे। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मोना, अब मेरा सवाल आपसे है, गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से दावा किया गया कि अगले हफ्ते से डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। क्या आप समझती हैं कि इस वक्त मुल्क में जो मौशी सूरत हाल चल रही है वो बहुत ही तशवीशनाक खबरें हम सब के सामने आती हैं, क्या कुछ मईशत में बेहतरी आप समझती हैं कि आएगी? देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने कौन सी इनफ्लो को कोट करके कहा है कि डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे, वरना तो मुझे नहीं लगता कि इतने डॉलर्स आ सके कि हमारी कोई परेशानी में आसानी हो। जो हालात हमारे सामने है कि वर्ल्ड बैंक ने जो है वो पाकिस्तान को रिफ्यूज कर दिया है, तो वो भी हमारे सामने चीज है। और अफसोस की बात यह है, जो हमारे पिछले लेंडर्स थे वो तमाम हमें इस दफा कर्ज देना IMF से मशरूत कर रहे हैं। इवन सऊदी अरेबिया और जो ये अरब ममालिक हैं वो भी कह रहे हैं कि जी पहले आप IMF से जाके हामी लेकर आए, उसके बाद हमसे बात करें। तो ये एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। डॉलर्स यकीनन कुछ थोड़े बहुत आ रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं समझती कि इतने आएंगे कि हमारी मुआशी मुश्किलात में कमी हो। डॉक्टर इरफान, आप क्या समझते हैं, मईशत में कुछ बेहतरी एक्सपेक्ट की जा रही है?
देखिए जी, आज जो गवर्नर स्टेट बैंक ने बात की वो मैं समझता हूँ हौसला अफ़ज़ा है। उसमें दो बातें उन्होंने की। एक तो उन्होंने कहा कि यूएई की तरफ से जो 2 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट्स थे वो रोल ओवर कर दिए गए हैं, तो वो अगले हफ्ते तक उन्होंने कहा कि मुल्क में हमारे पास वो जो डिपॉजिट की सूरत में डॉलर्स आएंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि जो 5700 कंटेनर इनके खड़े हुए हैं पोर्ट पे, आई थिंक कोई 5700 के करीब तादाद बन रही है, जो बहुत बड़ी तादाद है। तो और ये जो कंटेनर्स हैं उनको क्लियर करने के लिए भी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास डॉलर्स नहीं थे, उस पर उन्होंने यकीन दिलाया कि उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट ज़ाहिर है एक हद तक आपकी बात दुरुस्त है मोना की भी, कि उनकी चीज़ें मैनेज तो नहीं हो रही, लेकिन इस वक्त जो एक उन्होंने अच्छा स्टेप लिया कि बैंक्स के ऊपर ये एलिगेशन था कि बैंक्स जो डॉलर्स हैं बट वो एक ब्लैक किए जा रहे हैं और आम तौर पे अवेलेबल नहीं है, जिससे हमारी इंपोर्ट को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो वो भी उसके ऊपर भी एक इंक्वायरी है जिसकी 23 जनवरी को उन्होंने बताया कि उसके ऊपर भी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है और पिछले दिनों जो आर्मी चीफ का बाहर का विजिट था उसके भी मुझे लगता है कि अच्छे इम्पैक्ट सामने आएंगे और दोस्त ममालिक आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जो इस वक्त जिस हालात से हम गुजर रहे हैं इससे बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक, मीर साहब, व्हाट्स योर टेक? नहीं, यकीनन हालात बेहतर होंगे, लेकिन अगर कोई समझता है कि हमारी मईशत अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी, वो तो अगर इलेक्शन भी हो जाए, अगर इमरान खान भी आ जाए या कुछ और भी हो जाए, तो फौरी तौर पर उसकी तवक्को नहीं की जा सकती। लेकिन ये हम एक अल्टरनेटिव प्लान भी, जो हम आज अगर रूस की मीटिंग हो रही है हमारे यहाँ, तो रूस का सारा जो यहाँ पाकिस्तान के रेफरेंस में हमारी मईशत के हवाले से सूरत हाल है, वो चीन से मुंसलिक है। चीन को हमने सी पैक में जिस तरह धक्का दिया था, उसके नतीजे के तौर पर IMF हम पे सवार हो गया। हमारे पास दो सुपर ऑप्शन थे, एक IMF का था, एक सी पैक का था, और नवाज शरीफ ने वो अडॉप्ट किया, इमरान ने ये अडॉप्ट किया। अब हम अल्टरनेटिव अपने जो एवेन्यूज हैं वो भी तलाश कर रहे हैं। साथ दोस्त ममालिक भी हमारे एक तरह से हमारे साथ खड़े दिखाई देते हैं। इस बात की तवक्को रखनी चाहिए कि आर्जी तौर पर आपको रिलीफ मिले। गवर्नर स्टेट बैंक की जो स्टेटमेंट है वो इसहाक डार की स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए उसको जरा डिफरेंट रेफरेंस में आप समझें। और मेरे ख्याल में खासी हद तक आपको आने वाले दिनों में एक रिलीफ मिलेगा, यही मैं कह सकता हूँ। ये कहना कि मईशत अपने पाँव पर खड़ी होगी और बकटक भागने लगेगी, वो मैं नहीं कह सकता। ना कोई इस वक्त इस पोजीशन में है कि मईशत को उस नक्शे पे ले आए जो हमारा ख्वाब है। आपका जवाब आ गया। सना, आप क्या समझती हैं कि इस दावे के बाद जो गंभीर सूरत हाल है मईशत की, उसको कुछ संभाला मिल सकता है? लेकिन टाइम थोड़ा कम है, मैं क्विकली 3-4 बातें आपको बता दूं कि एक्चुअली गवर्नर साहब ने उस कॉन्टेक्स्ट में कही थी कि अभी रिसेंटली सऊदी अरब के साथ 1 अरब डॉलर के तिजारती मुआहदों के ऊपर एग्रीमेंट हुए हैं। उसके अलावा यूएई से भी इनका जो एग्रीमेंट हुआ है, और उसके अलावा सऊदी अरब के साथ भी जो फर्दर हमारी बातचीत चल रही थी, तो उसके नतीजे में हमें अमाउंट तो मिलना था और वो स्टेप बाय स्टेप मिलना था। इसमें सिर्फ एक एक्सटेंड मैं करना चाहूंगी चीज को कि इन्होंने 1 हफ्ते की बात की थी, लेकिन ये 10 से 15 दिनों में ये साइन ऑफ रिलीफ आना था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नर साहब ठीक बात कह रहे हैं। आने वाले दिनों में डॉलर जो है वो पाकिस्तान में किसी हद तक बेहतर सिचुएशन में और अवेलेबिलिटी उसकी जो है वो ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि अगले 10 से 15 दिनों में ये सारी चीजें होनी है। लेकिन वो जो खुशी थी वो उसी वक्त खत्म हो गई जब हमने अब शाम में ये खबर देखी कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से तकरीबन 1 अरब डॉलर से जायद का जो कर्जा हमें उसकी जो किस्त मिलनी थी वो कर्जा होल्ड कर लिया गया। और उन्होंने कहा कि जो नया माली साल है, यानी ऑब्वियसली जो नया बजट आएगा उसके बाद ये कर्जा दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा हमारे लिए ड्रॉबैक रहा कि हमें कहीं से अगर कुछ और रिलीफ भी मिलना था तो वो रिलीफ होल्ड कर दिया गया, और अभी कहीं ना कहीं हम बीच में फंसे हुए जरूर हैं। फिर दूसरा एक और मसला यह है कि जो एलसीज खोलने के हवाले से मसला था, जो गवर्नर स्टेट बैंक की आज की जो मुलाकात थी उसमें ज्यादातर लोगों की तरफ से यही बात की गई कि जो इंपोर्टर्स हैं उनको सबसे बड़ा मसला एलसीज के हवाले से है। फिर एक्सपोर्टर्स को रिलीफ देने के लिए भी कुछ चीजों के ऊपर बात की जा रही है, लेकिन इशू सारा यह है कि हम सिवाय बातचीत के प्रैक्टिकली ना एक्सपोर्टर्स को ना इंपोर्टर्स को कोई रिलीफ दे पा रहे हैं। तो जो इमीडिएटली अभी हो सकता है वो शायद अगले आने वाले 1 से 2 दिन में आप देखेंगे कि एलसीज के ऊपर थोड़ा सा काम होगा, और एटलीस्ट जो इंपोर्टर्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, जो एलसीज के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके लिए कम से कम रिलीफ आएगा। लेकिन अगले आने वाले दिनों में एक और अहम चीज होने वाली है, और वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से गो अहेड दे दिया गया है कि क्योंकि आईएमएफ की फंडिंग की तरफ से, आईएमएफ के एग्रीमेंट की तरफ से एक डिले आ रहा है, उस डिले को खत्म करने के लिए 4-5 मोटे स्टेप्स लिए जाने वाले हैं, जो मैं आपको क्विकली बता दूं कि एक तो
डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो बढ़ाए जाने वाले हैं। इसके अलावा विदहोल्डिंग टैक्स जो है उसका जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज किया जाने वाला है। और इसके अलावा बिजली और गैस की जो कीमतें हैं इसमें भी बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। और ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है कि ये तमाम वो चीजें हैं जो कि 7वें और 8वें राउंड का हिस्सा थी IMF के। इन तमाम चीजों के ऊपर जब काम खत्म होगा तो उसके बाद 9वें राउंड के ऊपर IMF हमारे साथ टेबल पर बैठेगा। और अगर ये इस महीने के एंड तक नहीं होता तो फिर हमें IMF के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है वो खटाई में पड़ जाएगा। और अगर IMF से हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ तो फिर वही सारे मसाइल होंगे जो मसाइल हमें UAE और सऊदी अरब से मदद मिलने से पहले दरपेश थे। राइट, सना मिर्जा, मोना आलम, सज्जाद मीर, डॉक्टर इरफान मेरे आज के प्रोग्राम के मुअस्सिस मेहमान, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त, कीमती राय का। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपसे कल नए मौज़ूआत के साथ मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए, लाने के बाद।